जय हिंद बच्चों। कल हमने अपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे और कुछ अच्छे से पेपर के अंदर जो PYQs आते हैं वो भी समझ लेंगे। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों के लिए आज भी प्रैक्टिस के अंदर बजाय मैं आप लोगों को सेट एग्जाम्पल दूंगा, सीधा सीधा एग्जाम्पल दूंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं को हम आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चन करेंगे वो हम इंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में हमने इंटरनल एनर्जी तक कर लिया था। इंटरनल एनर्जी से आगे आता है वर्क एंड हीट। आज हम बात करेंगे वर्क एंड हीट की, और साथ के साथ हम इसके साथ इंथैल्पी भी करेंगे, जिसका सिंबल डेल्टा एच होता है। ठीक है, जिसका सिंबल ही क्या होता है, डेल्टा एच होता है, वो भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं वर्क से। वर्क क्या होता है? कोई काम करना। ठीक है, और लेकिन इसको थर्मोडायनेमिक्स में कैसे यूज़ करोगे आप? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जब सिस्टम उतनी एनर्जी, ठीक है, जब सिस्टम उतनी एनर्जी यूज़ करके कोई काम करता है, यानी कि जब जितनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, यानी कि जितनी एनर्जी उसने काम करने के लिए यूज़ की है, उसी को हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में कैसे, गैस अगर फैल रही है तो उसको फैलने में कितनी एनर्जी लगी, उसी को बोलते हैं काम, वर्क। गैस का फैलना, ठीक है, गैस का फैलना या फिर सिकुड़ना, इसी को क्या बोलते हैं, हम वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, सिलेंडर में कोई गैस रखी है, वो फैली हुई है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। पिस्टन क्या होगा, जैसे जो गैस का पिस्टन होगा, जो वो वाला ऊपर नीचे करने वाला होगा, वो क्या करेगा, गैस को धक्का देगा या धक्का देकर ऊपर की तरफ उठा देगा। जो पिस्टन होता है ना, वो गैस रेगुलेटर में लगा होता है, जो पिस्टन ऊपर नीचे करने से जो बंद हो जाती है, गैस बंद या चल जाती है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर लिखता है सीधे, तो वो जो क्या करता है, वो पिस्टन क्या करता है उसको, या अगर आपने बंद कर दिया तो गैस को बिठा देगा, और अगर आपने गैस ऑन की है, उसमें से पिस्टन को ऊपर की तरफ किया है, तब क्या होगा, वो गैस को उठा देगा ऊपर की तरफ। वही क्या होता है, वर्क होता है। वही सिस्टम में क्या होता है, वर्क हो जाता है। ठीक है, उसी ने सिस्टम को वर्क किया। इतना समझ आया? अब ये भी काम होता है, भी कभी कभी वर्क होता भी है, नहीं भी होता। तो ये कहाँ कहाँ होता है? देखिए, जब भी वर्क होगा तो वहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगी। क्या होगी? वॉल्यूम चेंज होगी। क्या होगी? वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम का मतलब आयतन। वॉल्यूम जो होगी वो चेंज होगी, तभी क्या होगा, वर्क होगा। और वर्क होगा कब नहीं, जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तब क्या होगा, वर्क नहीं होगा। वर्क नहीं होगा, यानी कि वहां पर W0 होगा। वर्क ज़ीरो होगा। क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसीलिए आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको कराया भी था। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम जो होती है कांस्टेंट होती है, इसीलिए वहाँ पर वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसीलिए वहाँ पर वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए वहाँ पर कोई वर्क नहीं होता। ठीक है,
ये समझ आया कब वर्क होता है कब नहीं होता। एकदम डीपली जा रहे हैं, डीपली। ऐसे शीला के घर से उतरे, जानवी के घर में चले गए। सर कहाँ किसी किसी के घर बढ़ते फिर रहे हो, हम सीधा डायरेक्ट काम करेंगे। तो पता चला कहाँ पर वर्क होगा कहाँ पर नहीं होने वाला है, वर्क कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हम बिल्कुल गहराई में जाएंगे केमिस्ट्री के। जैसे तुम लोग प्यार में गहराई में चले जाते हो ना, प्यार की गहराई में, वैसे ही हम केमिस्ट्री की गहराई में जाएंगे। ठीक है, समझ आया ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो होती है वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अगर वॉल्यूम, वही बात आ जाती है, देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ी या घटी, ठीक है, बढ़ी या घटी, घटी, ठीक है, तब तो देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, मान के चलिए कोई कंटेनर है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रही है तो मतलब गैस फैल भी रही है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गैस फैलेगी, ऐसा ही होगा। लेकिन वही बात आ जाएगी अगर वॉल्यूम घटा दी जाए, यानी कि ऐसा कर दिया जाए, इसको घटा दिया जाए, तो गैस सिकुड़ जाएगी, इसमें गैस फैल जाएगी, क्योंकि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दो और ज़्यादा वॉल्यूम, गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ऐसे 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 हो जाएगा, गैस फैल जाएगी, इसमें गैस सिकुड़ जाएगी। देन हो ऐसे ही होगा ना, गैस सिकुड़ जाएगी इसमें और इसमें फैल जाएगी। तो अगर गैस सिकुड़ रही है और फैल रही है तब तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम चेंज ही ना करें, मान के चलिए ये आयतन का कोई चीज़ है और यही रखे, तो इसमें जितनी गैस की वॉल्यूम रहेगी ना उतना ही वर्क होगा सिर्फ। अब मेरी बात सुनिए, इसमें हमने क्या किया, यही चीज़ हमने यहाँ पर बंद कर दिया, घटा दिया, वॉल्यूम जो होगी वो घटा दी, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दी। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस एक्सपेंड करने लगेगी, यानी कि फैलने लगेगी, फैलने लगेगी। और यहाँ पर हमने वॉल्यूम कम कर दी तो यहाँ पर गैस क्या करेगी, कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। दोनों काम होंगे, यानी कि किसी न किसी तरीके से गैस जो है वो सिकुड़, या अगर सिकुड़े या फिर फैले, सिकुड़े या फिर फैले, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वर्क होगा, क्योंकि गैस जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन हम मान के चलिए यही कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें ना हम वॉल्यूम चेंज करते हैं, ना कुछ, ना इसका आयतन बढ़ाते हैं, ना इसको बड़ा करते हैं, नहीं कर रहे हैं बड़ा। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या, क्या जो गैस होगी वो फैलेगी, नहीं फैलेगी, एक जगह रुकी रहेगी। क्या सुकड़ेगी, नहीं सुकड़ेगी, ना तो सुकड़ेगी ना ही फैलेगी, जब तक हम इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि गैस फैली ही नहीं और ना ही सिकुड़ी, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। और यही आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। हम आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट रखते हैं, जैसा वॉल्यूम वैसा रखेंगे। लेकिन इनमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे। आयतन की बात कर रहा हूँ, आयतन, कोई चीज़ कितनी जगह घेर सकती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया था ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए सर आगे बात कीजिए। अब बात करते हैं एक्सपेंशन पर, एक्सपेंशन, और साथ के साथ हम एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्रेशन, इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं भी, यहाँ पर वर्क कैसा होगा। अभी भी मैंने बताया कि अगर गैस फैल रही है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन ऑफिशियली होगा। क्या होगा, गैस फैल जाएगी, गैस फैल जाएगी, गैस फैल जाएगी। और अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में क्या होगा, गैस सिकुड़ जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा होगा कि एक्सपेंशन में यहाँ पर सिकुड़ जाएगी। अब मुझे ये बात बताइए कि क्या होगा कि अगर ये गैस यहाँ पर फैल रही है एक्सपेंशन में, तो मुझे बताइए वर्क काम ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा लगेगा या वर्क डन कम लगेगा, बताइए।
ऑब्वियसली अगर बढ़ रही है कोई चीज़, यानी कि मान के चलिए कोई रूम है उसके अंदर काफ़ी सारी ईंटें रखी है, उनको उठाने के लिए आपको कितना समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक कमरा और है छोटा सा। छोटा कोई कमरा है, मान के चलिए ये छोटा कमरा है कोई, और ये बड़े वाला कमरा है, इसमें काफ़ी सारी ईंटें रखी हैं, इसमें भी ईंटें रखी है, ठीक है, इसमें भी ईंटें रखी, इसमें भी ईंटें रखी, और ये फुल भरा हुआ है कमरा, फुल, ये भी कंप्लीट भरा हुआ है, ये भी पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ये भी पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। अब मुझे ये बताइए इसमें से टाइम ज़्यादा लगेगा निकालने के लिए कि इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि उसमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसमें काम ज़्यादा करने पड़ेगा। तो अगर इसमें काम ज़्यादा हो रहा है तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा वर्क? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर गैस फैल रही है, और गैस जहाँ फैली, जहाँ गैस ज़्यादा होगी वहाँ पर काम ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कम है वहाँ पर कम हो गई ईंटें, तो वहाँ पर कम है ईंटें तो कम काम कम करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसकी और इसकी लंबाई चौड़ाई में बहुत फ़र्क हो जाएगा, बहुत फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत कम ईंटें आएगी इसके एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन के अंदर उसमें जो है ईंटें बहुत कम आएंगी, बहुत कम आएगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आएगा, अगर ये फैल जाती है, एक्सपेंशन से फैल जाएगी तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, काम ज़्यादा होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर सिकुड़ जाएगी तो वर्क कमज़ोर हो जाएगा, कम होगा तो नेगेटिव वर्क होगा, यानी कि कंप्रेशन के अंदर कैसा वर्क? नेगेटिव वर्क होगा, और यहाँ पर कैसा वर्क होगा? एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा? गैस दब जाएगी। एक्सपेंशन में क्या होगा? गैस उठ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो रेगुलेटर होता है आपका, जो यार गैस सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगता है गैस कंट्रोल करने के लिए, बंद या चलाने के लिए, उसमें अगर वो नीचे की तरफ दबाया तो मतलब गैस क्या होगी? कंप्रेस हो गई, दब गई। अगर उसको ऊपर की तरफ घुमाते हो तो गैस उठ जाएगी, यानी कि बहने लगेगी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें होगा, जगह खाली होती रहेगी, जगह भरती रहेगी, जगह खाली होती रहेगी, ठीक है। समझ आया इतना बच्चों? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलें, आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये लिख लीजिए सभी। चलो लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हीट की। अब बात करेंगे हीट की। बेसिकली हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। क्यू से डिनोट किया जाता है, और वो भी कौन से क्यू से? छोटा क्यू या बड़ा क्यू कोई भी ले लो, इसको तो क्वांटम चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाला क्यू, बड़े वाला क्यू, ठीक है, बड़े वाले क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। अब हीट होती क्या है? हीट वो एनर्जी होती है जो गर्मी के और ठंड के फर्क की वजह से ट्रांसफ़र होती है। गर्म या ठंडेपन के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसी को हम हीट बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है? जो एनर्जी गर्म या ठंडे होने के कारण ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को हम हीट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हम हीट बोलते हैं बच्चों, ठीक है।
हीट जो है सिस्टम के अंदर स्टोर कभी नहीं होगी, अंदर स्टोर कभी नहीं होगी, सिस्टम में स्टोर कभी नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी, सिस्टम में स्टोर नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आती जाती रहेगी, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। ठीक है, आती जाती रहेगी, क्या रहेगी, सिर्फ आती जाती रहेगी। इसको क्या लिखना है, आती जाती रहेगी। जैसे चाय है वो ठंडी थी या गर्म थी, उससे कोई फ़र्क नहीं, मान के चलिए गर्म चाय ही पीते हैं सब, तो गर्म है थी चाय, बहुत ज़्यादा गर्म थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्म थी। अब वो चाय आपके हाथ पे गिर गई, आपका हाथ जल जाएगा, गरम गरम चाय से आपका हाथ जल जाएगा, जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा सर, हाथ जल जाएगा। तो चाय तो कप में थी ना, गरम तो कप में थी, वो चाय आपके हाथ पे गिरी, हाथ पे गिरी तो चाय ठंडी हो गई, ठंडी हो गई और आपका हाथ गर्म हो गया, आपका हाथ गर्म हो गया। क्योंकि जो चाय में जो हीट थी ना, चाय में जो गर्मी थी, जो चाय गर्म थी, उसके कारण जो हीट थी उसके अंदर, वो हीट आपके हाथों में चली गई, वो हीट क्या हुआ, आपके हाथों में चली गई और चाय से आपका हाथ जल गया। दरअसल प्रोसेस कुछ हो रही होती है। ये चाय आपके हाथ पे गिरी, चाय में जो गर्मी थी, हीट थी, वो हीट उसने आपके हाथ को दे दी, वो हाथ में ट्रांसफ़र होगी, जिस कारण आपका हाथ जल जाता है। तो यही तो केमिस्ट्री का कमाल है ना, कमाल की केमिस्ट्री। आप लोग क्या सोचते हो यार, चाय ने मेरे हाथ जला दिया, ऐसा थोड़ी ना, चाय ने, चाय के अंदर जो हीट थी उसने हाथ जलाया है, चाय के अंदर जो हीट थी उसने हाथ जलाया है, ना कि चाय ने जलाया है। तो चाय को दोष देना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, समझ आया, एग्जाम्पल भी समझ आ गया, चाय के अंदर जो हीट थी उससे आपका हाथ जल गया, समझ आया ना। अब हीट कितने प्रकार की होती है, हीट दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो एक्सोथर्मिक हीट और एक होती है एंडोथर्मिक हीट, एंडोथर्मिक। एक्सो से समझ लीजिए एग्जिट, एंडो से समझ लीजिए एंटर, ठीक है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक से, एक्सोथर्मिक वो हीट होती है जो बाहर निकलती है, जो बाहर की तरफ निकलती है, बाहर निकलती है, उसको हीट बोलते हैं हम। कौन सी हीट, एक्सोथर्मिक हीट बोलते हैं, जो बाहर निकलती है। एक्सो से एग्जिट, एग्स से एग्जिट, एंडो से एंटर। एंटर का मतलब जो अंदर आती है, आती है, जो अंदर आती है, ठीक है। जैसे एक्सोथर्मिक का क्या, जब आप आग जलाते हो ना, आग जलाते हो, वो आग के अंदर हीट नहीं होती, आग के बाहर हीट होती है, याद रखना, आग के अंदर हीट नहीं होती, आग के बाहर हीट होती है। यानी कि जो हीट बाहर निकल रही है ना, जो आपको सेक दे रही है, वो हीट उस आग के जलने से बाहर निकलती जा रही है, उन लकड़ियों से हीट वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आग में हीट है, आग के बाहर हीट, आग जो है हीट को बाहर फेंक रही है, ठीक है। आपको जो सेक, देखना आप आग के आसपास ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है, हवा भी गर्म हो जाती है आसपास की, ठीक है। तो वही होता है आपका एक्सोथर्मिक हीट। एग्जाम्पल, आग का जलना, समझ आया हीट के बारे में। ये एक्सोथर्मिक हीट होती है, आग जलाते हो जब आग गर्मी लगती है, उसमें से आपको हीट लगती है, तो वो हीट बाहर निकाल रही है, ठीक है। और एंडोथर्मिक के अंदर बर्फ़ पिघलना, बर्फ़ पिघलना, एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ़ पिघलना। कैसे, मान के चलिए कोई बर्फ़, ये वाला टुकड़ा बर्फ़ का है और ये पिघल कर इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पिघल कर और इतना हो गया, ठीक है, और इतना हो गया, पिघलते 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 ये पानी बन गया। देखिए धीरे धीरे हीट इसके अंदर जा रही है, धीरे धीरे जो बाहर की गर्मी है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में जो हीट है, वो धीरे धीरे कर कर इसके अंदर जाती जा रही है, और आ जाते 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 इसको लिक्विड में चेंज कर देगी, जाते जाते क्या कर देगी, इसको, इस भाई को लिक्विड में चेंज कर देगी। भाई कहेगा मेरा शरीर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, नशे पत्ते, नशे जो होते हैं वो इंसान को, हट्टे कट्टे इंसान को पहले खाने लगते हैं धीरे धीरे कर कर, फिर धीरे धीरे कर कर वो उसको खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, एक दिन उसको मार डालेंगे।
जो नशे होते हैं, होता है ना नशे, तो धीरे धीरे कर कर जो हीट होगी वो इस बर्फ़ के टुकड़े के अंदर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी हीट। जो टेम्परेचर आपके आसपास का एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, जो वातावरण में आपके आसपास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की हीट जो है वो इसके अंदर जाती रहेगी, एटमॉस्फेरिक हीट, ठीक है, वो इसके अंदर जाती रहेगी। तो क्या होता रहेगा, ये पिघलती रहेगी, बर्फ़ पिघलती रहेगी। सबसे आसान एग्जाम्पल है और आपके आसपास भी रहते हैं, ठीक है। तो समझ आया बर्फ़ क्यों पिघलती है और आग के अंदर से हमें सेक क्यों लगती है, ठीक है। इतना समझ आया ना ये। अब देखते हैं हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। आप बोलते हो ना हीट जो होती है वो टेम्परेचर से निकलती है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होता है। मेन बात रिलेशन की क्या आती है, जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, जितनी ज़्यादा हीट निकलती जा रही है निकलती जा रही है निकलती जा रही है निकलती जा रही है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि जितनी हीट निकलेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट निकली टेम्परेचर बढ़ा, हीट निकली टेम्परेचर घटा नहीं, बढ़ेगा। जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अगर हीट कम हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, होता है ना। देखिए जहाँ पर ज़्यादा हीट दोगे, मान के चले किसी को आप सेक रहे हो, गर्म कर रहे हो, ज़्यादातर लोहे को गर्म कर रहे हो, लोहा ज़्यादा हीट देता है, लोहे के अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते रहोगे उतना लाल होता रहेगा, होता रहेगा। हाथ लगाया आपका हाथ फूक जाएगा, फूक जाएगा हाथ, आपने ही आपका हाथ फूक जाएगा। अगर वो ठंडा होगा तो वो धीरे धीरे करके ठंडा होगा तो आप हाथ उस पर लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन एक बात देखना, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है ये वाला एग्जाम्पल लोहे का। लोहा जो होता है, जो प्योर लोहा होता है, प्योर ही होता है लोहा, लोहे में कौन सा मिलावट होती है। लोहा जो है, बल्कि लोहा दूसरों में मिलाया जाता है। लोहा जो होता है ना, उसमें ना देखना कभी आप उसको गर्म करोगे ना, गर्म करोगे गर्म करोगे, गर्म करते रहोगे, टेम्परेचर देते रहोगे, टेम्परेचर, एक टाइम पे ना वो लाल होना शुरू हो जाएगा, लाल, पूरी तरह से लाल हो जाएगा। लाल कलर लें, ये रहा लाल कलर, ठीक है। ये मान के चलिए कोई सरिये का डंडा है, इस पर अगर आप हीट दे रहे हो, यहाँ पर गरम गरम हीट देते जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, लाल होता रहेगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, ये लाल हो जाएगा पूरी तरह से। और देखना लाल जब होगा ना, धीरे धीरे टेम्परेचर, जब आपके आसपास का वातावरण का टेम्परेचर होगा, आपने उसको टेम्परेचर देना बंद कर दिया है, जो आप खुद से टेम्परेचर दे रहे थे वो आपने बंद कर दिया उसको देना, और जब वो है ठंडा होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, ठंडा ठंडा ठंडा, तो ये वाला जो लाल वाला पोर्शन है ना, ये धीरे धीरे कम होता रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, धीरे 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 कम होगा, धीरे 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 कम होते 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 ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, फिर ये लोहा जो है ठंडा हो जाएगा, होता है ना ऐसे। तो ये सब देखने का बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल सही एग्जांपल है भी, हीट कैसे ठंडी होती है, कैसे गर्म होती है, उससे टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और घटता कैसे है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। तो समझ आया, जितनी हीट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी हीट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एन सी वी आर टी, ये वाला हम क्वेश्चन इसके ऊपर कर चुके थे, सी वी आर टी, ठीक है। सी वी डेल्टा टी लगा लीजिए, आर तो इसमें आर तो पिछले क्वेश्चनों में था ना, पिछलों में था इंटरनल में, यहाँ डेल्टा आएगा, डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। देखिए अगर हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर चेंज होना ही होना है, लेकिन एक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस में ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। वैसे तो सभी चीज़ों में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी घटेगा या बढ़ेगा। अगर ज़ीरो रहेगा टेम्परेचर तब ज़ीरो ही होना है, वैसे टेम्परेचर कभी ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़ीरो तो वहाँ पर हीट बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हीट होगी ही नहीं, वहाँ पर हीट का जो लेवल होगा वह ज़ीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एनडीए के पेपर में ये क्वेश्चन आया था,
मे बी मेरे ध्यान तो नहीं है, शायद 2023 के पेपर में आया था या 2022 के पेपर में आया था। इन दोनों पेपरों में से एक में ये आया था, चेक करना जाकर, किसी न किसी में मिलेगा। दो पेपर्स में से एक में आया था, या तो 2023 में आया या 2022 में आया था, इन दोनों में से किसी एक में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू 0 कर दे तो वहाँ पर हीट कितनी होगी, हीट क्या होगी। कई बच्चे इसको गलत करके आए थे, लेकिन कई बच्चों ने इसको सही भी किया था। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों हीट 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर 0 रख दिया मल्टीप्लाई में है तो सारा 0, आंसर यानी कि हीट क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ आया। तो ये याद रखना है, अगर डेल्टा एन 0 तो हीट 0, क्योंकि टेम्परेचर कभी वो 0 देगा ही नहीं आपको। टेम्परेचर कभी 0 नहीं देगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 तो वहाँ पर हीट होगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं हीट, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 है तो हीट कहाँ से आएगी। हीट तो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है ना। हीट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है, तो टेम्परेचर तो देगा ही वो ज़रूर कुछ ना कुछ। ठीक है, और सी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। सीवी की वैल्यू तो पता ही है ना क्या होती है, वो गिवन करेगा आपको 5/2, 3/2। ठीक है, ऐसे ही कुछ देगा वैल्यू। ठीक है, उसके साथ साथ आर भी देगा आपको साथ में। ये सब लिख लिया, मिटा दे इसको। चलिए, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम हीट और वर्क के ऊपर क्या क्या बातें करने वाले थे, और हमने कर भी ली है बातें इनके ऊपर। बहुत डीप से हमने बहुत अच्छे से नॉलेज ले ली है हीट और वर्क एनर्जी की। ठीक है, वर्क की। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसकी बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये 11th क्लास के चैप्टर में भी आता है। ठीक है, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये 11th क्लास के लिए भी है केमिस्ट्री में। ठीक है, और साथ के साथ ये एनडीए, नीट, जेडब्ल्यू फाउंडेशन है यार, किसी में भी आ सकता है इसमें से। एकदम डीप नॉलेज तो सबके लिए होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, देखिए, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डू नॉट क्रिएट एनर्जी एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। कैन नॉट create be energy and not do not destroy and destroy energy। डू नॉट, यहाँ लिख लीजिए अलग से चाहे पॉइंट इसको, नॉट बी डिस्ट्रॉय एनर्जी, डिस्ट्रॉय एनर्जी। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बात कहता है। बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी, बट एनर्जी इज कन्वर्ट इन one's form to another form, वन फॉर्म टू, नहीं फॉर्म आएगा ना, फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बट ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। दोनों में से एक बात होगी। ठीक है, ना तो वो बनाई जा सकती है ना ही वो
मिटाई जा सकती है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज की जा सकती है, बदली जाती है। ठीक है, बदली जाती है। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। मतलब क्या है, जितनी भी हीट, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको देखो तो डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच ऑफ एच नहीं, एच तो गलत हो गया ना, हमें तो एनर्जी की बात कर रही है, हीट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। क्यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये बनेगा क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जितनी हीट लगी प्लस उसके अंदर हमारा वर्क कितना काम हुआ, कितनी एनर्जी फैली। ठीक है, यानी कि कितनी गैस फैली, उसी को आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा हीट के अंदर और उसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर इसकी बात समझी जाए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम में जितनी हीट गई, सिस्टम में जितनी हीट गई और जितना वर्क हुआ, दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या बताती है कि जो कण है उसके अंदर, गैस के जो कण हैं वो आपस में टकराने से उनकी कितनी एनर्जी बनी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, और उन दोनों के एक दूसरे से दूर जाने में कितनी एनर्जी बनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जितनी हीट दी गई उसमें प्लस कर दीजिए जितना भी काम हुआ, जितना भी वर्क हुआ, उन दोनों को जोड़ दीजिए, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। यही थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ बोलता है। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक है, सिस्टम को अगर आप देखो तो हीट मिली या वर्क मिला, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। देखिए, मान के चलिए आपने इसको वर्क ज़्यादा कर दिया तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली चेंज होगी, हीट ज़्यादा कर दी तो चेंज होगी, घटा दी तो चेंज होगी। यही होगा ना, अगर वर्क या हीट कोई सा भी ज़्यादा होने लग जाए तो एनर्जी जो है वो हमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट है? क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से पढ़ना, ये पेपर के लिए 11th के पेपर के लिए भी ज़रूरी है और 12th के पेपर के लिए, सॉरी 12th कह रहा हूँ, एंड ये बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी ही है, लेकिन मेनली जो है ये 11th क्लास के लिए ज़रूरी है। क्या कहता है, कैन नॉट बी क्रिएट एनर्जी एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, बस एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, जो ये बताता है मैथमेटिकली फॉर्मूला ये कहता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो अब हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से समझ आ गया है, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है आप लोगों का वो है इंथैल्पी। सो क्या है, इंथैल्पी है, क्या है, सो हम अब इसको कंप्लीट करते हैं इंथैल्पी को। सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो इंथैल्पी से आता है। इंथैल्पी, डेल्टा एच, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेल्टा एच निकालने के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेल्टा एच निकालने के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सिस्टम के अंदर जितनी हीट गई, क्या गया, जितनी टोटल हीट है वो क्या होगी, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया? सिस्टम के अंदर टोटल इंथैल्पी क्या कहता है, कहता है कि सिस्टम के अंदर टोटल हीट एनर्जी, जितनी भी हीट एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी। सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल हीट एनर्जी है, प्रेशर के साथ, किसके साथ, प्रेशर के साथ, विद प्रेशर
विद प्रेशर, किसके साथ? विद प्रेशर, उसी को हम इंथैल्पी बोलते हैं। और हमें इंथैल्पी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमें इंथैल्पी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शंस जो है वो खुले बर्तनों में होती है। किस में होती है? खुले बर्तनों में। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन किस में होती है? यहाँ लिख लेते हैं ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस खुले बर्तनों में होती है। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर जो रहेगा वो वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा क्योंकि खुला बर्तन है। खुला बर्तन के अंदर क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, जो भी यहाँ तक भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि पूरा कमरा ही लगा लो यार, एक कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कमरे का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी उसके अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर है, वही तो रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा। बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ सकता यार, जो इतना है उतना ही रहेगा, कौन सा बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो यही रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि खुले बर्तन में हो रही है, इसीलिए वहाँ पर हमें इंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वहाँ पर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, इसीलिए हमें उसको चेंज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। और इंथैल्पी की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, कैसे निकालना है वो, कितनी ज़रूरत पड़ी उस रिएक्शन में उसको यानी कि उस रिएक्शन में प्रेशर को मेंटेन यानी कि कम ज़्यादा करने के लिए कितना इंथैल्पी लगा, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी सर? तो वो बच्चों ऐसे कैलकुलेट की जाएगी, जो उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला बनता है, इसी का मैथमेटिकली फॉर्मूला जो बनता है वो आप लोगों का होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। लेकिन बच्चों मेन बात जो इसके अंदर निराशाजनक बात होगी वो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन कभी पेपर में पूछा ही नहीं जाता। डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता इसके ऊपर, कभी भी नहीं, आज तक नहीं पूछा गया। 11th-12th का मैं जानता नहीं, 11th का मैं जानता नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी डायरेक्ट फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं। एच का मतलब होता है इंथैल्पी, ठीक है। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं पेपर में, नहीं, न्यूमेरिकल कभी नहीं आया। क्वेश्चन आ गया होगा, न्यूमेरिकल कभी नहीं आया यहाँ से, आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। तो न्यूमेरिकल किस पे आया सर? अभी तो आपने बोला था थोड़ी देर पहले हमें कि हम इंथैल्पी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो फिर सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया तो किसके ऊपर आया होगा? इंथैल्पी चेंज होने के ऊपर आया है बच्चों। किसके ऊपर आया है? इंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच के ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए हैं। तो इसको देखते हैं, डेल्टा एच के ऊपर देखते हैं, तो ये नोट कर लीजिए सभी। चलिए नोट कर लिया होगा, मिटाते इसको, मिटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला किस पर आता है? इंथैल्पी चेंज होने के ऊपर। कैसे? देखिए, चेंज क्या लिखूं? डेल्टा लिख देता हूं चेंज की बजाय, डेल्टा एच। इसे क्या बोलते हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी बदलती है उसे ही हम डेल्टा एच कहते हैं। रिएक्शन के अंदर जो इंथैल्पी बदली है, यानी कि हमने जो चेंज किया है उसमें इंथैल्पी में, वो इंथैल्पी को ही डेल्टा एच बोलते हैं। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला निकालना हो तो देखिए, वैसे तो आपको फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आने वाला कि डेल्टा एच निकालने के लिए, ठीक है, डेल्टा एच निकालने के कभी ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूले के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आएगा तो मैं भी बता देता हूँ किसके ऊपर आएगा, पहले ये देख लेते हैं।
H1 H2 माइनस H1, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल एंड इनिशियल इंथैल्पी को आप माइनस कर दीजिए, डेल्टा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल्टा एन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर के बीच में इसका रिलेशन कैसा रहेगा? इसका रिलेशन कांस्टेंट प्रेशर में, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच जो है वह क्यू पी के बराबर रहेगा। जो प्रेशर में से हीट निकल रही है डेल्टा एच उसके बराबर रहेगा, उतनी एंथैल्पी चेंज हो रही है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है? तो अब देखिए आगे। अब जितनी हीट रिएक्शन में होगी, यानी कि जितनी हीट लिख लेते हैं क्यों, जितनी हीट रिएक्शन में होगी, ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो ही डेल्टा एच होगा। ठीक है, हीट ऑफ कंब्यूजन, जितना उसको रोकने में लगा कंब्यूजन, यानी कि डेल्टा एच रहेगी। सेम प्रोसीजर रहेगा, डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कहाँ आते हैं? सर आपने न्यूमेरिकल का वादा किया, अब तक कराया ही नहीं। मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल आने वाला ही नहीं है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस पी वी, इसके ऊपर कभी नहीं आने वाला। यहाँ पर आएगा यू, इस पर कभी क्वेश्चन आने ही नहीं वाला। नोट, न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा। तो आएगा किस पे सर वो बताओ ना आप, हमें तो आने वाला चाहिए। तो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज हुई तो डेल्टा यू भी चेंज होगा, पी वी प्रेशर जो है वो वही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम जो होगी वो वही होगी। ठीक है, और ये प्रेशर वॉल्यूम जो है यहाँ से हटा दी जाए तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा डेल्टा एन। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ेंगी, कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। देखिए, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, गैसियस रिएक्शन में, तो गैस कांस्टेंट भी आएगा, और गैस कांस्टेंट आएगा तो हीट जो होगी वो बढ़ेगी भी। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने बात की है इंथैल्पी अगर चेंज होगी तो उसमें हीट बढ़ेगी भी और हीट घटेगी भी। ठीक है, जितनी हीट घटेगी उतनी इंथैल्पी कम होगी, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा इंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो हीट बढ़ाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है सर। हीट देने के लिए तो टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आपका डेराइव्ड हो जाता है फुल कंप्लीटली फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम इंथैल्पी से डेराइव्ड किया हुआ फॉर्मूला, और इसी के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो JEE का पेपर हो, चाहे वो NDA का पेपर हो। 11th-12th में मुझे पता नहीं है, 11th के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि उसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है, आता है तो CBSE में आता होगा, HBSE में नहीं आएगा। CBSE या ICSE में आएगा, ना कि HBSE एग्ज़ाम में नहीं आने वाला न्यूमेरिकल, हरियाणा बोर्ड के में नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, दोबारा लिख देता हूँ मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से मिटाकर। देखिए मैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे तो हैं आज, लेकिन आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे सारे। कल की क्लास भी इसके ऊपर लगाएंगे, साथ के साथ नए टॉपिक्स के ऊपर भी लगाएंगे। कल हम कुछ क्वेश्चन इंथैल्पी से रिलेटेड भी कर लेंगे और आगे के टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको बताने के लिए बेकरार हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको। देखिए, रिएक्शन आपको दी गई है, रिएक्शन दी गई है इसमें N2G गैस यानी कि 3H2 गैस मलकर बना रही है आपका NH3 ऑफ गैस रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा यू आपको गिवन रहेगा हमेशा 92 दिया गया है, -92 kg किलो जूल। ठीक है, और टी आपको दिया गया है 300 केल्विन। कैलकुलेट कीजिए इसको। फॉर्मूला हमारा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा एन ऑफ आर टी, यही था ना फॉर्मूला।
डेल्टा ऑफ एन आर टी। तो निकालिए, मेन बात ये आ जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 92 डेल्टा एन। निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए, जब हमने एडियाबैटिक या उससे सॉरी डेल्टा एन हमने इक्विलिब्रियम में किया था, डेल्टा एन हमने इक्विलिब्रियम में किया था। तो इक्विलिब्रियम में किया था सर, निकालना कैसे था हमें तो याद भी नहीं है। तो याद किया करो ना यार, पढ़ा करो पिछला। ठीक है, पिछला पढ़ोगे तभी याद होगा। डेल्टा एन निकालने का फॉर्मूला था गैसियस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस, प्रोडक्ट पहले था, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड माइनस, यानी कि गैसियस, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, माइनस कर दिया, ये क्या करोगे, गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सीधा से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एन इधर सॉल्व कर लीजिए, इधर से डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन गैसियस मोल्स क्या होते हैं, इसका मोल्स 1, इसका मोल्स 2, 3, तो 4 हो गए, ये तो पीछे का है ना। तो पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स कितने, 2, जो आगे का अक्षर होता है वो मोल्स होता है 2, माइनस ऑफ इधर 1 इधर 3, तो दोनों के जोड़ोगे तो 4 हो जाएंगे, ये -2 आ जाएगा। कितना आएगा, डेल्टा एन -2 आएगा। तो डेल्टा यू आपको गिवन है, डेल्टा यू गिवन है ना, -92 प्लस ऑफ, ये तो क्या डालना है आपको, केजी वगैरह। तो डेल्टा एन आपने क्या निकाला, -2 निकाल लिया सर हमने, इनटू आर की वैल्यू आप लोगों को पहले ही डिफाइन होती है, मैंने आप लोगों को बताया है पहले ही, ये वाली होती है, ये गैस कांस्टेंट होता है, याद रखना है 8.314। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में 1000 भी आएगा, 1000 मल्टीप्लाइड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 1000 पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है पूरी इक्वेशन ये वाली, तो इसको यहाँ से 100 से 100 मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट। ठीक है, देन अब यहाँ की जो ये पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएंगी 3 जीरोवें 4, ज़्यादा आ जाएगी 3 जीरोवें, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 3 जीरो नीचे लगा दी हमने, यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दी, तो हमारे पास कितनी हो गई, 92 प्लस ऑफ 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -6 इंटू -6, देखिए -6 आप ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, यहाँ प्लस रखिए, आप फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी, इस वाले 3 से, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इधर आपके पास बचा है 134 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पर 1 0 ये और 3 0 ये, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। ये आगे सोल्व करोगे तो माइनस का 92 तो इधर ही रहेगा, और ये जो करेंगे आप लोग 6 4 जा कितने होते हैं 24, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा कितने होते हैं 18, 18 का 8 आ जाएगा 1, 6 8 जा 42, सॉरी 48, 6 8 जा 48, 6 48 प्लस 49 हो जाएगा, यही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 zeros। ठीक है, 4 zeros आएगा ना, ठीक है 4 zeros आ गया। तो कर लीजिए अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन को कंप्लीट। 4 5 6 4 आ गया, 2 4 6 8 आ गया, और 6 3 18 और 1 आ गया, 6 48 और 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से 4 जीरो हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी, तो आ जाएगा -92 प्लस ऑफ 4.984 ये आएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, क्या आएगा, -92
ये भी माइनस का ही हो जाएगा, माइनस क्यों करोगे इसको, ये भी पूरा माइनस का ही हो जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 था तो यहाँ पर बीच में इनके प्लस है, तो प्लस अगर बीच में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस, तो इनको जोड़ लो आप, तो 4 पॉइंट ऑफ यहाँ 0 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 9884 ऑफ, यहाँ आ जाएगा 96 ऑफ 9884 माइनस के, तो आंसर कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा माइनस के 96.9884। अप्रोक्स आंसर यही आएगा माइनस में, ठीक है। क्या आएगा आंसर, माइनस के 96.999884। अप्रोक्स भी क्या होगा, वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं हम, शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में मैं हर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो जो आता है पेपर में, ठीक है। जिस एग्जाम में आता हो कर लीजिए, और नॉलेज तो हो ही रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है, कब डेल्टा एच ऑफ डेल्टा यू होता है। बताइए कब होगा डेल्टा एच के बराबर डेल्टा यू, कब होगा। सर हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा एन ऑफ आर टी, तो टेम्परेचर तो सर होगा ही होगा, चेंज होगा ही भाई टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एंथैल्पी कैसे आएगी, क्योंकि एंथैल्पी होती है हीट से, तो हीट तो तभी आएगी जब टेम्परेचर होगा। सर बात तो आपने सही कही है एकदम, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, और इसकी वैल्यू तो ज़ीरो कभी होगी ही नहीं, तो क्यों ना इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो बचा क्या, डेल्टा एच ऑफ डेल्टा यू। कंप्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ से होगा जब डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, तो आंसर आ गया डेल्टा एन। सर ये तो बिल्कुल आसान था, हलवा था, हलवा नहीं, समझ में आना चाहिए, हमारे लिए हलवा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इसको पहली बार कर रहा होगा उसको थोड़ा लग रहा होगा यार क्या चीज़ें हैं, उसको ये भी लग रहा होगा हमें बहुत कुछ आता है, सर ने तो बहुत कुछ करा दिया, हमें बहुत कुछ आता है सर को। ऐसा नहीं है, मेरी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे आज भी सीखनी है, मैं नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है, नहीं यार, सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता। आज जितना भी बड़ा एक्सपर्ट है वो कभी कहता ही नहीं मुझे सब कुछ आता है, नहीं कह सकता वो, क्योंकि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जो उसको ना भी आती हो, किसी और को आती हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। अहंकार वाले इंसान को ये बात मन में आ जाती है मुझे सब कुछ आता है, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, आपसे भी बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमसे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जितने भी बड़े टीचर्स हैं, जितना भी बड़ा पद है किसी टीचर का, उसको भी पता है कि उससे भी पढ़े लिखे लोग दुनिया में हैं। तो आप क्या सोचते हो, यहाँ पर एक गांव का एक बच्चा थोड़ा बाहर के कॉलेज में क्या पढ़ लेता है उसको घमंड हो जाता है, थोड़ी सी ग्रेजुएशन अच्छी कॉलेज से क्या कर लेता है उसको एक तरह का घमंड हो जाता है भी मेरे अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा नहीं है भाई, तुमसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तुमसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं, ठीक है। कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड में हमेशा इंसान चूर होता है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है डेल्टा एन निकालिए, और डेल्टा एन निकालने के बाद इंथैल्पी ज्ञात कीजिए कि इंथैल्पी में कितना चेंज हुआ, यानी कि आपको बोला गया है इंथैल्पी निकालने के लिए साथ के साथ पहले बोला गया है डेल्टा एन निकालिए। तो पहले सर हम डेल्टा एन निकाल लेते हैं,
डेल्टा एन क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट ऑफ गैसियस मोल माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सर प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने? 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने? 3, यहाँ पर एक आएगा तो 3, तो कितना आएगा सर? -1 आ गया ये तो कर दीजिए डेल्टा एच में पुट। डेल्टा एच में पुट करोगे, यू आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला यही होता है ना, देखिए फॉर्मूला ये होता है ना, ठीक है। 98 प्लस ऑफ डेल्टा एन क्या दिया गया है? डेल्टा एन आपने निकाला -1 मल्टीप्लाइड ऑफ आर इन, ये आएगा। यहाँ से मैं पॉइंट हटाकर यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 0 पहले से ही लगा देता हूँ, फिर कंफ्यूजन होती है, क्या फ़ायदा। और टेम्परेचर आपको 400 केल्विन दिया गया है, तो 1000 डिवाइडेड में इसमें इसको कर दीजिए कैंसिल आउट, क्योंकि ये पूरे के में होता है, मल्टीप्लाई है तो पूरे में ही है। यहाँ भी अगर लिख दोगे तो पूरे के मल्टीप्लाई में ये है। हाँ, अगर बात होती बीच में प्लस लग जाता तो तब अलग से लिखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सीधा करना क्या है यार, सिंपल तो हो गया क्वेश्चन। आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए ये ख़त्म हो गया सारा का सारा, ये यहाँ पर 10 बच गया ना, तो इस 10 को कैसा करो आप, यहाँ पर 1000 था, ये कैंसिल आउट, तो बचा 4 ऑफ, ये बचा, ये बचा, ठीक है, और ये बच गया। ये तो आएगा ऐसे का ऐसा ही -98 180, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई में है सब, तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, तो इसको भी माइनस का कर लीजिए। अब यहाँ पर सीधा 4 बचा है, ऊपर की तरफ तो 4 ही बचा है ऐसे, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर आ गया, ये 1 का माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सब के साथ। 4 4 जा 4 4 जा 4 4 जा कितने होते हैं? 16, ठीक है, 1 आ गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, और +1, 32 + 1 33, डिवाइडेड बाय 4 ज़ीरोज़, क्योंकि एक 3 0 तो ये 3 0, दो एक 0 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका? ओवरऑल आंसर आएगा यहाँ पर ये, ठीक है, 33.3 लिख लीजिए इसको। देखिए 33.3 क्यों लिखें? क्योंकि अगर आंसर में, अगर पॉइंट के बाद 2 अक्षर या 3 अक्षर के बाद, 3 नंबरों के बाद कोई भी नंबर 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद कह रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद अगर कोई अक्षर 5 से बड़ा है तो एक अक्षर आगे मिल जाता है पॉइंट में। तो यहाँ पर है 6, तो मैं ये 2 पॉइंट ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये वाला जो इसमें 6 में से एक है ना, जो एक है वो यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 33.33, ठीक है, ये बन जाएगा 3.33। यहाँ पर माइनस, हाँ मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये यहाँ पर अलग से सॉल्व कर देता हूँ। -98 माइनस ऑफ 3.33, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका माइनस ऑफ इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 201.33 अप्रोक्स, ये आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर है, अप्रोक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर है, अप्रोक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है सर, ये वाले क्वेश्चंस तो सिंपल है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो मिटा दे इसको, लिख लिया होगा सभी ने, साथ के साथ सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कल करेंगे बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, CaCO3 प्लस ऑफ, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस नहीं है, सीधा आगे आगे है आपका, सीधा रिएक्शन दी गई है, CaO ऑफ सॉलिड प्लस ऑफ CO2 गैस, तो डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस ऑफ 178 kg दिया गया है, kg T ऑफ 300 केल्विन, ठीक है। डेल्टा N आपको दिया गया है रिएक्टेंट ऑफ गैस मोल्स ऑफ, रिएक्टेंट के 0 दी गई है, और प्रोडक्ट के गैस मोल्स आपको दिया गया,
गैस के मोल्स आपको दिए गए हैं 1, तो डेल्टा एन तो वैसे भी निकल आया +1, ठीक है। माइनस करोगे ना इसमें से इसको 0 को तो 1 नहीं आएगा प्लस का, ठीक है। तो डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट पुट कर लो 178 प्लस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा प्लस का, मल्टीप्लाइड ऑफ 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से हटाकर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 केल्विन, यही आएगा ना सर। अब इतनी स्पीड में क्यों करा रहे हो? स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग अब समझ चुके हो, अब आप लोगों को समझ आ गया है कैसे कर रहे हैं सर, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर चाहते हो राम राम से तो राम राम से बता देते हैं आप लोगों को। अब क्या करना है, 3 बचा यहाँ पर, ऊपर की तरफ 3 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 18, 1 आ गया, 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, 6 का टेबल चल रहा है अभी मन में, 3 8 जा 24, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस ऑफ 178। अब सिंपल है यार, 4 जीरो में यहाँ पर, तो 178 ऑफ 2.494, ऐसे लिख लीजिए, या 2 लिखना है 2 भी लिख लीजिए, अब तो सीधा आंसर आने वाला है हमारा, ठीक है। इसमें इसको जोड़ दीजिए, 180 पॉइंट ऑफ जोड़ेंगे तो ये पॉइंट के नीचे वाले ये वाले अक्षर जुड़ेंगे, तो ये बचेगा 4942 पॉइंट में, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, आसान क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बाकी सब कुछ आसान है। तो बच्चों कैसे लगे ये क्वेश्चंस, और कैसा लगा ये जो आपने एंथैल्पी किया था, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आज हम इतना ही करेंगे, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।